हेलो फ्रेंड्स, सादित टेओ ग्रुप में सभी का स्वागत है। तो आज हमारा रियासत का टेस्ट था। आपको बघेला और होलकर रियासत दी गई थी, उनका आज आपका टेस्ट था। तो चलिए जल्दी से हम आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। आज के प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 लाइनों में लिखने थे। तो इसमें ए नंबर का जो क्वेश्चन था वो था पवाई रूल्स। बी नंबर का क्वेश्चन था वो था बांधवगढ़ दुर्ग। और सी नंबर का क्वेश्चन था आपका राजपुर घाट की संधि। तो इन सब क्वेश्चनों के आंसर आपको 3 लाइन में लिखने थे। पवाई रूल्स, देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, अभी जब आप पहली बार मेंस दोगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पवाई रूल्स जैसे मैंने आज आपको दिया, ये क्वेश्चन आने की संभावना कम है। बांधवगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि तो आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। राजपुर घाट की संधि हुई, बांधवगढ़ दुर्ग हो गया। लेकिन पवाई रूल्स जो है थोड़ा डीप क्वेश्चन है। ये बघेल वंश में एक शासक थे, उनके द्वारा पवाई रूल्स लाया गया था कि राजस्व से संबंधित एक व्यवस्था थी। तो ये है पवाई रूल्स। तो मैंने आपको दिया, मैंने आपको बताने के लिए केवल कि अब आपको डीप भी पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने इस बार का प्री का पेपर देखा है 2020 का, उसी प्रकार नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में रियासत का एक अलग यूनिट दी गई, यूनिट 5। और प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर का आना है। 2 5 मार्कर, 1 11 मार्कर, 3 3 मार्कर। तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा प्रत्येक शासक के लिए भी कि उसने कुछ ऐसी काम किया, कुछ ऐसी उपलब्धि है कुछ उसकी, तो भी आपको देखनी पड़ेंगी। फिर हम देख लेते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। 50 शब्दों में आंसर लिखने थे। 50 से 60 वर्ष, 50 शब्दों में इसके आंसर लिखने थे, 5 से 6 लाइन, ठीक है ना। मैक्सिमम आप 8 लाइन यूज करो, 8 लाइन। 8 लाइन से ज़्यादा आप इसको लिखने की कोशिश ना करें। तो 8 लाइन से ज़्यादा आप यूज मत करो, ठीक है। देखो अभी सब लोग कयास लगा रहे हैं, ठीक है ना। 50 शब्दों का जो आंसर हैं उनके ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई किस प्रकार से क्या कहते हैं इसके स्पेस दिया जाएगा। क्योंकि 50 शब्दों की बात हो रही, 100 शब्दों की जब बात होती थी तो एक पेज की बात होती थी, ठीक है ना। 2019 के पेपर में सीधा एक पेज मिला था केवल, ठीक है ना, 6 मार्कर के लिए। तो 50 शब्दों की बात हो रही है तो आधे पेज आप समझ के समझो कि आप आधे पेज में लिखना है आपको आंसर। और आयोग का कोई भरोसा नहीं है। फिर आयोग ऐसा भी कर सकता है कि जो जैसे आपको जो अभी तक लाइनों में स्पेस इतना मिलता रहा, मान लो इतना स्पेस है, अब वो स्पेस इतना भी हो सकता है। तो इस प्रकार से भी आ सकता है, लाइनें बड़ी भी हो सकती, कॉपी भी चेंज हो सकती। तो जब तक वो मॉडल आंसर की कॉपी नहीं डालते हैं, जब तक हम एक्चुअलिटी, मतलब हमें एक्चुअलिटी ये तो पता है कि 50 शब्दों में लिखना है आंसर को, 5 से 6 लाइनों में उसमें लिखा है आंसर को लिखना है। लेकिन कॉपी में जो ये लाइनों के बीच का गैप ये कितना रहेगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से स्पेस बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आधे पेज में लिखने की कोशिश करो, 8 लाइन आप यूज करो, 8 लाइन में यूज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो दूसरे नंबर एक क्वेश्चन थे 5 मार्कर, उनके देख लेते कौन कौन से। बघेली प्रशासनिक व्यवस्था को समझाना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बघेली बुंदेली पूछी जा सकती हैं आपसे। तो बघेली प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है तुकोजी राव होलकर की आर्थिक उपलब्धियों को समझाना। तुकोजी राव होलकर की आर्थिक उपलब्धियों को समझाना है, ठीक है ना। और फिर शासक के रूप में देवी अहिल्याबाई होलकर की उपलब्धियों को समझाइए। शासक के रूप में देवी अहिल्याबाई होलकर की उपलब्धियां समझाना था। देखो देवी अहिल्याबाई होलकर हो गई, महान शासिका थी, होलकर रियासत से संबंधित शासिका थी। इनके ऊपर एक सीरियल भी बन चुका है, कई किताबें भी इनके ऊपर लिखी जा चुकी हैं। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। बुंदेला रियासत में महाराजा छत्रसाल महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, ठीक है। गोंडवाना रियासत में आप देखोगे रानी दुर्गावती हैं, ठीक है। संग्राम शाह हैं, ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। सिंधिया में आप देखोगे तो महादजी सिंधिया, ठीक है ना, महादजी सिंधिया। इनके ऊपर आपको 11 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 11 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है इन सब चीज़ों के लिए। तो चलिए जल्दी से हम आज के आंसर देख लेते हैं, आज का आंसर क्या है। और हाँ, 20 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना था। जो लोग भी 20 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, और वही लोग मेंस में अपने क्वेश्चन पेपर को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। तो चलिए आज के हम आंसर देख लेते हैं। आज के आंसर क्या है। पवाई रूल्स, पहला क्वेश्चन आपका।
तो बघेल वंश से संबंधित एक राजस्व व्यवस्था, मैंने लिख दिया बघेल वंश से संबंधित एक राजस्व व्यवस्था लागू गुलाब सिंह द्वारा। बघेल वंश के शासक थे गुलाब सिंह, ठीक है, उनके द्वारा। इसने पवाईदारों और इलाकेदार होते थे, पवाईदार होते थे बघेल वंश में उस समय, ठीक ना। इलाकेदारों के अधिकारियों यहाँ पे लग गया, अधिकारियों गलत लग गया, यहाँ पर अधिकार है, ठीक है, तो अधिकार कर लेना, अधिकार। तो इसने पवाईदारों और इलाकेदारों के अधिकारों को सीमित किया। पवाईदार निर्धारित कर का चौथाई भाग भुगतान करने के बाद उसका उपयोग कर सकेंगे, ठीक है ना। तो वनोपज का पवाईदार, यहाँ पर वनोपज है बीच में, ये भी मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। वनोपज समझ रहे ना, वन से जो उपज होती है। तो वनोपज के यहाँ पर क्या होता था कि भाई वनोपज जो होता था उससे किसानों से, ये लोग किसानों का शोषण करते थे, उसको छीन लेते थे, उनसे ज़्यादा कर वसूल करते थे, ठीक है ना। और जो राज्य था, बघेल राज्य था, रीवा रियासत उस समय पर लगने लगी थी, रीवा हो गया था केंद्र बघेल वंश का, तो उनको उतना कर मिल नहीं पाता था। तो इसलिए उन्होंने पवाई रूल लाया और बोला कि वनोपज पवाईदार निर्धारित कर का चौथाई भाग, ठीक ना, वनोपज में निर्धारित कर का चौथाई भाग भुगतान करने के बाद उसका उपयोग कर सकें। वनोपज का पवाईदार निर्धारित कर का चौथाई भाग भुगतान करने के बाद ही उपयोग कर सकेंगे। तो ये आपका था, ये आपका ये नंबर क्वेश्चन होगा। फिर बी नंबर क्वेश्चन देख लो, बांधवगढ़ दुर्ग, ठीक है। अब बांधवगढ़ दुर्ग जो है, आपको बता दूं एक ऐतिहासिक दुर्ग है, बहुत पुराना दुर्ग है, करीब 2000 साल पुराना इसको बोला जाता। और शिव पुराण है ना, शिव पुराण हो गई, नारद पंचरात्र हो गई, इनमें भी इसका वर्णन है। अब सोचो, आप शिव पुराण का वर्णन है तो कितना कितना पुराना कहलाया। शिव पुराण में इसका वर्णन है। जंगलों से घिरा था, काफ़ी सुरक्षित दुर्ग था ये, ठीक है। और बघेल वंशी राजा क्या करते थे, उसके पहले गोंडों के अधीन भी था रहा ये, ठीक है ना। बघेल वंशी राजा क्या करते थे, जब कोई बड़ा आक्रमण होता था तो उसमें बांधवगढ़ में जाके छुप जाते थे, तो बांधवगढ़ तक पहुंचना मुश्किल पड़ता था। अभी भी जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उसके बीचों बीच ये स्थित है। तो देख लो इसको किस प्रकार लिखाना। बघेल वंश से संबंधित एक महत्वपूर्ण दुर्ग, स्थान लिख दिया उमरिया जिला। यह किला बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है, ठीक ना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में यह किला है। इसका उल्लेख नारद पंचरात्र एवं शिव पुराण में भी है। अब किले के अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है ना, उनको भी आप लिख सकते। मुझे थोड़ा जो अच्छा लगा, जो नीचे वाला पॉइंट मैंने ये लिख दिया। तो इस प्रकार से आप चाहो तो डायरेक्ट शुरुआत कर सकते हैं कि स्थान से कहाँ पर स्थित है, फिर आप दूसरा पॉइंट बना दो ये किला बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर आता है, ठीक है, जंगलों में स्थित है। तो ये सब चीज़ें हो गई आपका। तो ये हो गया आपका बांधवगढ़ दुर्ग। राजपुर घाट की संधि फेमस संधि है, आ सकती है 3 मार्कर में, देख लो। यह संधि यशवंतराव होलकर तथा लॉर्ड बिलेली के मध्य 1805 में हुई। इसमें होलकर को चंबल का उत्तरी भाग एवं बुंदेलखंड छोड़ना पड़ा। चंबल का जो उत्तरी भाग था और बुंदेलखंड था वो होलकर को छोड़ना पड़ा, ठीक। और यह संधि जो थी वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी मराठा हार गए, तो जिसका परिणाम थी ये संधि। तो ये संधि जिसके पश्चात होलकर को करनी पड़ी। तो आप ये संधि बिल्कुल आ सकती है, आपको उसको कर लेना है 3 मार्कर में। फिर हम देख लेते हैं उत्तर ए। तो उत्तर ए है बघेल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था समझाना था। बघेल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, देख लो। राजा राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक मुखिया था। वह कार्यकारी विधायी कार्य सभासदों की सहायता से करता था। सर्वोच्च प्रशासनिक मुखिया कौन था, राजा। कार्यकारी और विधायी कार्य सभासदों की सहायता से करता था। राज्यसभा थी एक, इसमें सभासद जैसे अमात्य, सचिव, मंत्री, पुरोहित एवं राजवैद्य थे। राज्यसभा में सभासद होते थे, ठीक है ना, सभासद। और सभासद कौन थे, अमात्य थे, सचिव थे, मंत्री थे, पुरोहित थे, राजवैद्य थे। ये राजा को विशेष महत्वपूर्ण सलाह भी देते थे। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में राजा विधि वेत्ताओं की सहायता से न्याय करते थे। तो राजा क्या करते थे, विधि वेत्ताओं की सहायता से न्याय करते थे, ठीक है।
ग्राम की रक्षा सामान्यतः चौकीदार करते थे। ग्राम स्तर के विवादों का निपटारा पंचायत एवं जाति पंचायत करती थी। तो बिल्कुल छोटा सा लिखना था 50 वर्ड में, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एमपीपीएससी का नेचर है अटपटे क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो आप तैयार रहो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। ठीक है ना, बघेल प्रशासनिक व्यवस्था कोई इम्पोर्टेंट वो भी नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है और इम्पोर्टेंट है भी, समझ रहे ना आप। तो पूछा भी आ सकता है आपसे। तो बिल्कुल आपको क्या कहते हैं, तैयार रहना है। आपको देख तो लेनी है कि हर चीज़ को क्या था। ठीक है ना। तो राजा राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक मुख्य होता था। वह कार्यकारी विधायी कार्य सभासदों की सहायता से करता था। राज्यसभा, इसमें सभासद जैसे अमात्य सचिव मंत्री पुरोहित एवं राजवैद्य थे। न्याय व्यवस्था में राजा विधि वेत्ताओं की सहायता से है, यहाँ पर से की जगह में कर लेना। न्याय व्यवस्था में राजा विधि वेत्ताओं की सहायता से न्याय करते थे। और ग्राम की रक्षा सामान्यतः चौकीदार करते थे। और ग्राम के स्तर के विवादों का निपटारा पंचायत तथा जातीय पंचायत करती थी। तो ये हो गया आपका उत्तर ए। इस प्रकार आपको करना था। उत्तर बी देख लो। तो प्रश्न आपका था तुकोजीराव होलकर की आर्थिक उपलब्धियों को समझाना। तुकोजीराव होलकर जो थे, तुकोजीराव होलकर द्वितीय, उनकी आर्थिक नीतियों को आपको समझाना था। तो देख लो भाई क्या उनके कार्य थे। सबसे पहले राजस्व वसूली हेतु सायर विभाग, एक नया विभाग का गठन करते हैं। ये सायर विभाग की स्थापना करते हैं। खंडवा तथा इंदौर के मध्य रेल लाइन का विकास इनके काल में हुआ। कोर्ट फी स्टाम्प चलाए इन्होंने, कोर्ट फी स्टाम्प चलाए। जंगल खाता विभाग खोला और राज्य की आमदनी बढ़ी। जंगल खाता विभाग नया विभाग, एक सायर विभाग, एक जंगल खाता विभाग, यहाँ लिखा ना सायर विभाग खोला राजस्व वसूली के लिए। जंगल खाता विभाग खोला वनोपज पर नियंत्रण करने के लिए। ठीक ना, वनोपज से कर प्राप्त करने के लिए। और जागीरों पर नियंत्रण किया और उन्हें जब्त किया। जो अनावश्यक जागीरें दे रखी थी, ठीक है ना, अपने राज्य में, तो उनको नियंत्रण किया ताकि खर्च कम हो तथा आमदनी बढ़े। और सरदेशमुखी से भी आमदनी बढ़ गई। सरदेशमुखी क्या था, एक प्रकार का कर था। ठीक है ना, शिवाजी सरदेशमुख थे। शिवाजी अपने आप को सरदेशमुख मानते थे मराठा साम्राज्य का, तो वो सरदेशमुखी लेते थे। ठीक है ना, तो वही अब मराठा एम्पायर में वो क्या कहते हैं, वो प्रचलित हो गई, तो ये सरदेशमुखी भी लेते थे, होलकर जो रहते थे अपने क्षेत्र में। तो ये हो गया आपका क्या, उत्तर बी। अब आते हैं अपने उत्तर ए पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। देवी अहिल्याबाई का वर्णन करना था शासिका के रूप में। देवी अहिल्याबाई की उपलब्धियों का वर्णन करना था शासिका के रूप में। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं एक इंट्रो दे देता हूँ देवी अहिल्याबाई के बारे में। अब जन्म दो इंट्रो का है, ऐसा है कि आप जन्म से शुरुआत मत करो इंट्रो की। ठीक है ना, जन्म से शुरुआत मत करो कि भाई इनका जन्म यहाँ हुआ था, इनकी माता का नाम ये था, इनके पिता का नाम क्या था। नहीं, जनरली आप कोई भी शासक बता रहे आप बता दो, वो उनका वंश बता दो। ठीक है ना, उनका वंश बता दो या कोई घटना बता दो, गद्दी कैसे प्राप्त हुई इनको, कैसे शासक बने, इस प्रकार से। और जनरली यदि आपसे हो सके, यदि आपको अच्छी नॉलेज है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, समाज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, किसी शासक की अर्थव्यवस्था, किसी शासक के समाज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो कोशिश ये करो कि जो इंट्रो लिखो वो उसी तरीके से लिखो इंट्रो, समझ रहे ना। जैसे समाज से शुरुआत करो इंट्रो की। जैसे देवी अहिल्याबाई होलकर के सामाजिक उपलब्धियों को बताइए, तो देवी अहिल्याबाई होलकर की सामाजिक उपलब्धि थी, तो जब देवी अहिल्याबाई का जो आप इंट्रो दो 11 मार्कर में, तो समाज से ही चालू करो देवी अहिल्याबाई के बारे में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इंट्रो बनाओगे तो ये ज़्यादा अच्छा इफेक्ट जाएगा। नहीं तो आप नॉर्मल इंट्रो तो आप सब बनाते ही हैं, कोई भी शासक आता है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी देके फिर जो उसके बारे में पूछा गया वो बताते हैं। यदि आपको अच्छी नॉलेज है, तगड़ी नॉलेज है, आप बना सकते हैं इंट्रो, संबंधित विषय जो पूछा गया है प्रश्न में उसके हिसाब से, तो फिर आप वो बनाओ। देखो मैं कैसे प्रकार से इंट्रो बनाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने पति खांडेराव तथा पुत्र मालेराव की मृत्यु के बाद होलकर रियासत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ठीक है, अहिल्याबाई एक न्यायप्रिय, साहसी एवं दिव्य गुणों की धनी महिला थी। ठीक है ना, अब अहिल्याबाई कौन थी, एक न्यायप्रिय, साहसी एवं दिव्य गुणों की महिला थी। इनकी उपलब्धियों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। अब मैंने जो इतना लिखा यहाँ से यहाँ तक, आप चाहो तो इसको ना लिखो,
आप डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत कर दो कि अहिल्याबाई एक न्यायप्रिय, साहसी एवं दिव्य गुणों से धनी महिला थी। वो एक कूटनीतिज्ञ भी थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शुरुआत करो, क्योंकि उनकी उपलब्धियाँ पूछी आ रही। तो इंट्रो की शुरुआत इस प्रकार से करो कि अहिल्याबाई की तारीफ से, कि अहिल्याबाई एक न्यायप्रिय, साहसी एवं दिव्य गुणों की धनी महिला थी। इनकी उपलब्धियों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हो। तो इस प्रकार के इंट्रो की बात कर रहा था मैं, समझ रहे ना आप। मैंने देखो इसमें दोनों प्रकार के इंट्रो इसमें कवर हो रहे हैं। नॉर्मल इंट्रो हम देते हैं कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने पति खांडेराव तथा पुत्र मालेराव की मृत्यु के बाद होलकर रियासत की बागडोर अपने हाथ में ली। इसके बाद मैं ये लिख सकता हूँ कि इनकी उपलब्धियों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। या फिर आप इंट्रो को इस प्रकार बना सकते हैं कि अहिल्याबाई एक न्यायप्रिय, साहसी, दिव्य गुणों की धनी महिला थी। इनकी उपलब्धियों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के इंट्रो की बात कर रहा था। ये दूसरे नंबर का जो इंट्रो लिख दिया ना यहाँ से, इस प्रकार के इंट्रो की मैं बात कर रहा था आपसे करने के लिए। थोड़ा इफेक्टिव लगता है। तो अब देख लेते हैं इनकी उपलब्धियाँ कौन कौन सी थी। जन कल्याण, तो जन कल्याण देख लो। अनेक धर्मशाला, कुओं, बावड़ियों, घाटों आदि का निर्माण कराया। महेश्वर में साड़ी उद्योग की स्थापना की। साड़ी उद्योग की स्थापना की महेश्वर में अहिल्याबाई ने, फैक्ट अपने नाम। महेश्वरी साड़ी आज प्रसिद्ध है ना, वही। जनता की सुविधा हेतु राज्य में सड़कों का निर्माण कराया। जाति पाति ऊंच नीच से उठकर न्याय व्यवस्था स्थापित की, ठीक है ना। ऐसा सुना है कि मतलब उन्होंने अपने पुत्र को भी सजा दी थी, ठीक है ना। न्याय इतनी न्यायप्रिय थी वो। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देख लो धार्मिक कार्य उनके। धार्मिक भी बहुत ही शिव भक्त थी वो, अनन्य शिव भक्त थी। और लेकिन सभी प्रकार के मंदिर, चाहे वैष्णव मंदिर हो, शैव मंदिर हो, किसी प्रकार के मंदिर हो, सबका जीर्णोद्धार कराया। तो बहुत सारे मंदिरों का कराया। आप कहीं पे भी जाओगे, किसी बड़े स्थल पे, आप काशी विश्वनाथ जाओ बनारस में, वहाँ पे शिलालेख आपको मिल जाएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार कराया मंदिर का। आप गया जाओ, कभी गया लोग जाते हैं, गया पिंड दान करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर है। आप जाओ तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि देवी अहिल्याबाई ने उसका जीर्णोद्धार कराया। आप सोमनाथ जाओ, आपको सोमनाथ में पता चल जाएगा। तो इस प्रकार बहुत सारे उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देख लेते हैं हम धार्मिक कार्य उनके। सोमनाथ एवं काशी विश्वनाथ जैसे मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। गया में अष्टपदी मंदिर का निर्माण कराया। अयोध्या, बनारस, अवंतिका, बद्रीनाथ, हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थानों पर मंदिर तथा घाटों का निर्माण कराया। मंदिर, घाटों, धर्मशालाओं इन सब का निर्माण कराया। तो ये थी उनके धार्मिक कार्य। बहुत सिंपल है। अब देख लो राजनीतिक उपलब्धि। छोटी सी राजनीतिक उपलब्धि लिख दी मैंने कि अहिल्याबाई एक महान कूटनीतिज्ञ महिला थी। कूटनीतिज्ञ लिखा है, कूटनीतिज्ञ महिला थी, ठीक। अहिल्याबाई एक महान कूटनीतिज्ञ महिला थी। शासन के प्रारंभिक वर्ष में चंद्रावत राजपूतों के विद्रोह को इन्होंने दबाया। कूटनीति से रघुआ के आक्रमण से राज्य की रक्षा की, ठीक है ना। तो ये इनकी क्या हो गई, राजनीतिक उपलब्धि हो गई। पड़ोसी राज्यों से संबंध, चौथा है इनका पड़ोसी राज्यों से संबंध। तो पड़ोसी राज्यों से क्या था इनका, पड़ोसी राज्यों से बेहतर संबंध स्थापित किए। महादजी सिंधिया के राजस्थान अभियान में उन्हें सहायता प्रदान की। अब पड़ोसी राज्य कौन थे, अनेक छोटे छोटे राज्य भी थे, साथ साथ बिल्कुल जस्ट एक बड़ा राज्य था सिंधिया राज्य परिवार, ठीक है ना। तो जब क्या कहते बाटा, मालवा को बांटा गया, तो प्रारंभ में आपको पता होगा, प्रारंभ में ग्वालियर नहीं थी सिंधियाओं की राजधानी। सिंधिया की राजधानी पहले प्रारंभ में क्या थी, उज्जैन थी। उज्जैन के बाद सिंधिया की राजधानी ग्वालियर हुई। और पवारों का ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता, पवार इतनी बड़ी डायनेस्टी नहीं हो पाई। देवास और धार में भी पवार हैं, देवास सीनियर, देवास जूनियर, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा अभी इस बार पीढ़ी में। तो ये देवास जूनियर, देवास सीनियर, तो ये पवार थे। पवार, सिंधिया और होलकर में मालवा को बांट दिया गया था। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध थे। महादजी सिंधिया को राजस्थान अभियान में उन्होंने सहायता प्रदान की। बदले में महादजी सिंधिया ने भी कभी आक्रमण नहीं किया या कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया, कुछ भी मतलब गलत नहीं किया उनके साथ में। तो ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये उनकी हो गई उपलब्धियाँ। अब इसके बाद एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख दो। तो देखो मैंने किस प्रकार लिखा है, आप अपने अनुसार बनाइए निष्कर्ष को, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि अहिल्याबाई धर्मपरायण, प्रजापालक एवं निर्भय हृदय की स्वामिनी थी। निमाड़ एवं मालवा अंचल के लोग उन्हें देवी की तरह याद करते हैं
तथा अहिल्याबाई होलकर के कार्यकाल रियासत का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये हो गया इस प्रकार से। मैंने बता दिया कि उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि अहिल्याबाई धर्मपरायण, प्रजापालक एवं निर्मल हृदय की स्वामिनी, स्वामी होता था ना, तो महिला के लिए स्वामिनी कर दिया, स्वामिनी थी। निमाड़ एवं मालवा अंचल के लोग उन्हें देवी की तरह याद करते थे तथा अहिल्याबाई होलकर का कार्यकाल रियासत का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन पूरा। तो इस प्रकार से आपको करना था, और आदत डाल लो थोड़ा डीप में पढ़ने की भी, और अपने अपने सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करें। आप देख तो लेनी है एक बार कोई भी चीज़ को, ठीक है ना, कुछ भी पूछ जा सकती हैं अब आपसे। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।